मेरा नाम रागिनी है। मैं तेज तेज भागती चली जा रही थी। मुझे तो इतना भी होश नहीं था कि मेरे गले में दुपट्टा भी है या नहीं। मेरे तो पैरों में चप्पल भी नहीं थे। मैं चाहती थी कि बस मैं किसी भी तरह से इस शहर को छोड़कर भाग जाऊं। मेरी जान उस दरिंदे से छूट जाए। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। मैं तो ऐसी नहीं थी जैसा इन्होंने मुझे कर दिया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ऊपर परेशानियों का इतना बड़ा पहाड़ भी टूट सकता है। मेरी आंखों में आंसू थे, प्यास से गला सूख रहा था। भागते भागते मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन मैं अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रही थी। फिर मेरा टकराव एक ऐसे इंसान से हुआ जिसने मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। मेरी माँ तो मेरे जन्म के समय ही मर गई थी। मेरी परवरिश मेरी दादी ने की थी। मेरी दादी की ही बदौलत थी जो मैं थोड़ा पढ़ लिख गई थी, क्योंकि मेरी दादी खेतों में जाकर काम किया करती थी। उन्होंने मेरा एडमिशन गांव के ही सरकारी स्कूल में करवा दिया था, जबकि मेरे पिता मुझे पढ़ाने के बहुत खिलाफ थे। मेरे पिता एक मामूली से किसान थे। हमारा गांव में एक छोटा सा घर था। हमेशा गांव में रहा करते थे। हम एक ऐसे गांव में रहा करते थे जहां पर पढ़ाई लिखाई को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर भी मेरी दादी बहुत अच्छी थी। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मेरे पिताजी मेरी दादी के इकलौते बेटे भी थे। दादी को बेटियों का बहुत शौक था। उनके अपनी बेटी नहीं हो सकी तो उन्होंने अपने बेटे की शादी करने के बाद अपनी बहू को ही अपनी बेटी मान लिया था। मेरी माँ भी दादी को अपना सब कुछ मानती थी और इस छोटे से घर में उनका छोटा सा परिवार बहुत खुशी खुशी रह रहा था। फिर मेरा जन्म होने वाला था, जब उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ मनाई जा रही थी। लेकिन जब मेरी माँ की डिलीवरी का समय आया तो उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाने की वजह से वो नहीं बच सकी। मुझे जन्म देने के बाद वो इस दुनिया से चली गई। माँ की मौत पर मेरे पिताजी और मेरी दादी बहुत रोए थे, क्योंकि उनके छोटे से परिवार में आपस में बहुत मोहब्बत थी। माँ के मरने के बाद पिताजी भी बीमार रहने लगे थे, क्योंकि वो मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे और फिर पिताजी को अकेले ही मेरी परवरिश करनी थी। वैसे तो दादी मेरे सारे काम किया करती थी, लेकिन हर बच्चे को पिता के साथ साथ माँ की भी ज़रूरत होती है। मेरे पिताजी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी लग गई थी। दादी पापा के लिए बहुत परेशान रहती थी। वो चाहती थी कि पिताजी का इलाज शहर में हो, उनको अच्छा इलाज मिल सके, मगर हम लोग गरीब थे। शहर जाकर पिताजी का इलाज कैसे करवा सकते थे? हमें तो 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिलती थी। पापा जब बीमार रहने लगे तो दादी ने पापा की जगह खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। दादी मुझसे कहती थी कि पढ़ लिख कर तुम कामयाब बनना, अपने घर की परेशानियों को दूर करना। मैं दादी की बातों को अच्छी तरह से समझती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पढ़ लिख कर जब कामयाब बनूंगी तो अपने घर की ख़राब स्थिति को सुधार दूंगी और अपने पिताजी का भी इलाज करवाऊंगी। लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत थी। दादी ने पिताजी का शहर में इलाज करवाने के लिए गांव के सरपंच जी से थोड़े से पैसे कर्ज ले लिए थे। दादी ने कहा था कि वो खेतों में काम कर करके उनका कर्ज चुका देंगी। सरपंच जी ने मेरी दादी को उधार पैसे तो दे दिए थे और फिर दादी पिताजी को शहर अस्पताल भी ले गई थी। उस समय मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे दादी शहर नहीं लेकर गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम घर पर रहो और घर की देखभाल करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पापा को मैं संभाल लूँगी। बचपन से ही मैंने इस घर के हालात इसी तरह से देखे थे। मैं परेशान होती थी कि इस घर की स्थिति न जाने कब ठीक होगी, लेकिन स्थिति तो तब तक ठीक नहीं होनी थी जब तक इस घर में कोई इंसान कामयाब नहीं होता। मेरे पिताजी भी एक मामूली से किसान थे। मेहनत मजदूरी करके सिर्फ थोड़े से पैसे कमाते थे, लेकिन अब वो बीमार रहने लगे थे और दादी पिताजी के लिए बहुत परेशान थी। दादी ने सरपंच जी से 20,000 रुपये लिए थे। शहर जाने के बाद दादी के पास से 15,000 रुपये तो खर्च हो चुके थे और डॉक्टर ने पिताजी को 8 दिन की दवाई देने के बाद दोबारा से बुलाया था। इस बार फिर से दादी को पैसों की ज़रूरत थी। दादी ने फिर से सरपंच जी से पैसे उधार लेने का फैसला कर लिया था, मगर पिताजी ने उन्हें मना कर दिया। पिताजी कहने लगे कि माँ, इतने ज़्यादा पैसे आप कैसे चुकाओगी? तो दादी कहने लगी, माँ तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हारे इलाज के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करने को तैयार हूँ। दादी ने दोबारा से सरपंच जी से 20,000 रुपये उधार ले लिए थे और फिर से दादी पिताजी को शहर के अस्पताल में ले गई थी। दादी घर में रहकर पिताजी की सेवा कर रही थी।
इस दौरान दादी के पास पैसे भी नहीं आ रहे थे क्योंकि वो खेतों में काम करने के लिए नहीं जा रही थी। कुछ दिन तक तो पापा की तबीयत में भी सुधार नजर आया था, लेकिन उनको ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज भले ही इंसान को जीवित रखने के लिए चलता रहे, मगर वो अपनी जिंदगी से जंग हार जरूर जाता है। मेरे पिताजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी दादी सरपंच जी की इतनी कर्जदार हो गई थी, फिर भी मेरे पिताजी नहीं बच सके। एक दिन वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले ही गए। पिताजी की मौत पर दादी और मैं दोनों ही बहुत रोए थे, क्योंकि हम दोनों को सिर्फ एक उन्हीं का तो सहारा था। वो घर के इकलौते मर्द थे। कहते हैं कि जिस घर में मर्द होता है उस घर की औरतों पर कोई भी बुरी नज़र आसानी से नहीं डाल सकता। पिताजी की मौत के बाद तो सरपंच जी भी आग बबूला हो गए थे। उन्हें दादी से अपने पैसे चाहिए थे, मगर दादी उनको पैसे कहाँ से लाकर देती। दादी ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो उनका कर्ज माफ़ कर दें, मगर सरपंच जी कर्ज माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो समय हमारे लिए बहुत ही कठिन समय था। उस समय हम दोनों दादी पोती को कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। सरपंच जी अपने पैसों की मांग कर रहे थे। दादी ने उनसे कहा था कि मैं खेतों में नौकरी करूंगी तो आप उसके बदले मुझसे पैसे ले लेना, लेकिन सरपंच जी ने कहा था कि अब मुझे आपके पैसे नहीं बल्कि आपका घर चाहिए। सरपंच जी ने मेरी दादी को अपना कर्जदार होने का फ़ायदा उठाया था। उसकी नज़र पहले से ही हमारे घर पर थी। वो जानते थे कि मेरी दादी उनके पैसे उनको इतनी आसानी से वापस नहीं लौटा सकेंगी। जब पिताजी मर गए तो उन्हें अपना मकसद पूरा करने का मौका मिल गया था, इसलिए उन्होंने दादी से हमारे इस घर की मांग की। दादी ने कहा कि हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर मैंने आपको ये घर भी दे दिया तो हम दोनों दादी पोती कहाँ जाएंगे? हमसे हमारी छत छिन जाएगी। इस घर के अलावा हमारा तो कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। सरपंच ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, या तो मुझे एक घर दे दो या फिर मुझे मेरे पैसे लाकर दे दो। वो ज़्यादा बड़ी रकम तो नहीं थी, सिर्फ 40,000 रुपये थे, लेकिन उस समय हम इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो 40,000 रुपये भी हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी, जिसको हम आसानी से सरपंच जी को नहीं चुका सकते थे। हम दोनों बहुत परेशान थे। दादी ने गांव के कई लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, मगर दादी की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। सरपंच जी ने दादी को घर खाली करने का 1 महीने का समय दे दिया था। दादी और मैं एक दूसरे से गले लगकर प्रार्थना करते रहते थे कि भगवान कोई ऐसा रास्ता निकाल दे जिससे ये घर हमारा ही रहे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, मगर पैसों का कहीं से कोई इंतज़ाम नहीं हुआ था। दादी के दिन रात रोते रोते गुजर रहे थे, जबकि मैं भी दादी को देख देख कर रोती रहती थी। दादी ने खेतों में काम करना दोबारा से शुरू कर दिया था, लेकिन इतने पैसों से सिर्फ हम 2 वक्त का खाना ही खा लिया करते थे। ये पैसे इतने नहीं होते थे जिनसे हम सरपंच जी का कर्ज चुकता कर सकें। इसी तरह सारा समय पूरा हो चुका था, मगर पैसों का कहीं से इंतज़ाम नहीं हो सका। और फिर सरपंच जी भी कुछ लोगों को लेकर हमारे घर आ गए थे ताकि हम घर खाली कर सकें। दादी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। दादी अपना सीना पीटने लगी थी क्योंकि उन्होंने घर से निकलने के लिए इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पोती को लेकर कहाँ जाऊंगी? सरपंच जी मुझ पर रहम खाओ, मगर सरपंच को तो कोई रहम आ ही नहीं रहा था। उनके लोगों ने हमारे घर का सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया था। दादी और मैं फूट फूट कर रो रहे थे। तभी अचानक गांव के मुखिया जी आ गए, और जब उन्होंने सरपंच जी को ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेसहारा बूढ़ी औरत के साथ ऐसा करने की? सरपंच ने मुखिया जी को पूरी बात बताई। मुखिया जी कहने लगे कि ये बेचारी बूढ़ी औरत अपनी जवान पोती को लेकर कहाँ जाएगी? तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम इनसे इनकी छत मत छीनो। गांव के सब लोगों ने यही फैसला किया कि इन दोनों को तंग ना किया जाए। मुखिया जी ने सरपंच जी को उनके पैसे दे दिए थे। सरपंच जी का मूड तो बहुत ख़राब हुआ था क्योंकि इस मामले के बीच में मुखिया जी पड़ गए थे, मगर हम उनके बहुत शुक्रगुजार थे जो उन्होंने हमारी इस कड़े वक्त में मदद की थी और हमें बेघर होने से बचा लिया था। दादी और मैं बहुत खुश थे। अगले दिन दादी मुखिया जी के घर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गई थी। उस वक्त मुखिया जी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर दादी का मन उदास हो गया था। मुखिया जी ने कहा था कि अगर तुम हमारा एहसान चुकाना ही चाहती हो तो हमारे घर में अपनी पोती को नौकरानी के तौर पर भेज दो। हमें किसी ऐसी नौकरानी की ज़रूरत है जो हमारी बेटियों का ख्याल रख सके। तुम्हारी पोती हमारी बेटियों की उम्र की है, इसीलिए वो मेरी बेटियों के साथ बहुत घुल मिलकर रहेगी। दादी कहने लगी कि मैं आपके घर का काम कर लूँगी, मेरी पोती को मैं नहीं भेज सकती, मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ। तो मुखिया जी कहने लगे कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, हम तुमसे अपने घर का काम नहीं करवाना चाहते।
तुम्हारी पोती हमारे लिए बेटी समान है, उसे यहाँ रहते हुए कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बेफिक्र होकर उसे हमारे घर पर भेज दो। वो चाहे तो हमारी बेटी उसे पढ़ा देगी, मगर उसे इसके बदले हमारे घर के काम करने होंगे। मुखिया जी की बात सुनकर दादी खामोश हो गई थी, मगर उन्हें सिर्फ इस बात की टेंशन थी कि वो अपनी जवान पोती को मुखिया जी के घर नौकरानी बनाकर भेजकर कुछ गलत तो नहीं कर रही है। दादी ने जब मुझे इस बारे में बताया तो नौकरानी बनकर काम करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं तो जैसे तैसे सिर्फ इतना चाहती थी कि हमारे घर की स्थिति ठीक हो जाए। मैंने मुखिया जी की हवेली में काम करने जाना शुरू कर दिया था। दादी मुझे देख देख कर बहुत अफसोस करती थी, कहती थी कि मैं तो तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहती थी, किसी के घर की नौकरानी बनाना नहीं चाहती थी। मैंने दादी से कहा कि दादी, मैं सारा दिन हवेली में काम कर लिया करूँगी और उसके बाद रात को आकर पढ़ाई कर लिया करूँगी, आप फिक्र मत करो। तो दादी कहने लगी, लेकिन तुम्हारा स्कूल जाना भी तो बहुत ज़रूरी है। मैंने दादी से कहा था कि मुखिया जी ने हमारी इतनी मदद की है, अब हमें बदले में कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगर वो मुझे अपने घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। मैं मुखिया जी के घर में नौकरानी बनकर काम करने लगी थी। मुखिया जी का एक जवान बेटा और उनकी 2 बेटियां थीं। घर में मेरे भी अलावा काफ़ी सारी नौकरानियां काम कर रही थीं। मुखिया जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी बेटियों के साथ वक्त गुजारना है, मेरी बेटियों के सारे काम करने हैं। मेरी बेटियां जवान हैं, ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है, तुम उन्हीं की उम्र की हो, इसलिए वो तुमसे अपने काम आसानी से करवा लिया करेंगी और तुम्हारे साथ घुल मिल जाएंगी। तुम मेरी बेटियों के साथ बातचीत करोगी तो मेरी बेटियों को अच्छा लगेगा। मैंने अपनी बातों से और अपने काम से मुखिया जी की बेटियों का दिल जीत लिया था। मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी, वो मेरे साथ बहुत खुश थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, मगर इस बीच मैंने देखा था कि मुखिया जी का बेटा मुझे बड़ी घूर घूर कर देखता था, वो भी जवान था। मुखिया जी चाहते थे कि पहले वो अपनी बेटियों की शादी करें, लेकिन बेटियां बहुत डरी सहमी रहती थी। वो ऐसे ही नेचर की थी, बहुत सीधी थी, ज़्यादा बाहर के लोगों से घुलना मिलना उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन मैं जिस दिन से इस घर में आई थी, मैं उनके सारे काम करती थी, उनके साथ अच्छी तरह से बातें करती थी, उनको नई नई कहानियाँ सुनाती थी, तो वो मेरी बातों पर ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा ही था। मैं भी मुखिया जी की बेटियों की ही उम्र की थी। मुखिया जी जब मेरे साथ अपनी बेटियों को खुश देखते तो उन्हें बहुत तसल्ली मिलती थी। एक दिन मैं मुखिया जी की दोनों बेटियों के लिए खाना गर्म करके ले जा रही थी, जब मेरा रास्ता उनके बेटे ने रोक लिया। वो कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उससे कहा, मुझे छोटी दीदी और बड़ी दीदी को खाना देने जाना है, मैं तुमसे क्या बात करूं? तो उसने कहा कि आखिर तुम कब तक मेरे पिता और उनकी बेटियों की गुलामी करती रहोगी? उन्होंने अगर सरपंच का कर्ज वापस लौटाया है तो इसमें उन्होंने ऐसा भी क्या बड़ा कर दिया कि तुम उनकी बेटियों की गुलाम बन गई हो? क्या तुम सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुलाम बनकर रहना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मामूली से पैसों के बदले तुम मेरे पिता के एहसान तले दबी रहो? मैंने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो यही बेहतर लगता है। इसी तरह से मेरी और मेरी दादी की ज़िंदगी आसानी से गुजर रही है। वो कहने लगा, तुम्हारी ज़िंदगी इससे भी कई ज़्यादा आसान हो सकती है। मैंने कहा, वो कैसे? तो उसने कहा, तुम चाहती हो कि तुम्हें भी कहीं अच्छी जगह नौकरी मिले। मैं उसके चेहरे को बड़ी गौर से देख रही थी, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। उसने कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम शहर जाओ? शहर जाने के बाद वहाँ तुम बड़े लोगों के साथ दफ्तर में बैठो, वहाँ का काम संभालो। मैंने कहा कि हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि मैं शहर के लोगों के साथ बैठकर काम करूँ। वो कहने लगा कि सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि तुम्हें ढेर सारे पैसे भी कमाने होंगे। ऐसा करने से तुम्हारी और तुम्हारी दादी की ज़िंदगी बदल जाएगी। जब तुम शहर में रहोगी तो वहाँ पर तुम्हारा बड़ा सा घर होगा। तुम जिस छोटे से घर में रहती हो, उस घर को तो तुम भूल ही जाओगी। वो घर तो तुम्हारे रहने लायक लगेगा भी नहीं। लेकिन जब शहर के बड़े बड़े दफ्तरों में तुम काम करोगी तो तुम्हारा नाम भी ऊंचा होगा और ढेर सारे पैसे कमा सकोगी। मैंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? नौकरी करना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी शहर जाकर बड़े बड़े दफ्तरों में बैठकर नौकरी करना। ऐसा तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरी दादी ने मुझे पढ़ाने की कोशिश तो बहुत की, मगर हाल इतने ख़राब हो चुके थे कि हमें 2 वक्त की रोटी ही इतनी मुश्किल से मिल रही थी, तो फिर मैं कैसे पढ़ सकती थी? मैं गांव के सरकारी स्कूल में कुछ दिन तक ज़रूर गई हूँ, लेकिन हवेली आने के बाद मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। तो वो कहने लगा कि अब मैं तुम्हें जिस नौकरी के बारे में बताऊँगा उसमें तुम्हें पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत नहीं होगी।
तुम्हारी काबिलियत और लगन देखकर ही तुम्हें काम दिया जाएगा। मुझे तुम्हारी आंखों में नौकरी करने का और अपने घर की स्थिति सुधारने का एक अलग ही जज्बा नज़र आ रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर नौकरी करने के लिए भेज सकता हूँ, मगर तुम्हें उसमें मेरा साथ देना होगा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मैंने कहा कि ऐसा कैसे होगा? तुम मुझे शहर कैसे भेजोगे और मुझे नौकरी कौन देगा? उसने कहा, इस सब की तुम टेंशन मत लो। मेरा एक दोस्त शहर में रहता है। उसने मुझे बताया था कि शहर में कुछ लड़कियों की नौकरी करने का बंदोबस्त किया जा रहा है। जो लड़कियां शहर आकर नौकरी करना चाहती हैं वो नौकरी कर सकती हैं और उन्हें ढेर सारे पैसे भी दिए जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इस नौकरी के लिए तुम परफेक्ट हो। तुम शहर जाकर नौकरी कर लो, जिससे तुम्हारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। शहर की नौकरी भी हर किसी को नसीब नहीं होती। अगर तुम्हें मेरा ये ऑफ़र एक्सेप्ट है तो इस बारे में प्लीज़ किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तुमने मेरे पिताजी को ये बता दिया कि तुम शहर नौकरी करने के लिए जा रही हो तो मेरे पिताजी कभी भी तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो तो चाहते ही यही हैं कि तुम इस घर में नौकरानी बनकर रहो और सारी ज़िंदगी उनकी बेटियों का ख्याल रखती रहो। मेरी मानो तो मेरे दोस्त के साथ शहर चली जाओ, वो तुम्हें वहाँ पर उस नौकरी के बारे में अच्छी तरह से बता देगा। मैंने कहा, मगर मेरी दादी मुझे तुम्हारे दोस्त के साथ शहर भेजने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगी। तो वो कहने लगा कि तुम एक काम करो, तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना, ना मेरे पिताजी को और ना ही अपनी दादी को, क्योंकि अगर यहाँ किसी को भी पता चल गया कि तुम शहर जाकर नौकरी करना चाहती हो तो कोई भी तुम्हें जाने नहीं देगा। इसीलिए तुम खामोशी से मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हें अपने दोस्त के हवाले कर दूंगा, वो तुम्हें शहर छोड़ आएगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया था और मैं सोचने लगी थी कि काश ऐसा सच में हो जाए, मैं ढेर सारे पैसे कमाने लगूं, मेरी और मेरी दादी की ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ आ जाए। उस दिन मैं रात के टाइम का छोटी बड़ी दीदी को खाना खिलाने के बाद फ़ौरन ही घर चली आई थी और मैंने दादी से ज़्यादा बात भी नहीं की थी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। दादी ने जब मुझे देखा कि मैं आज ना तो उनसे कोई बात कर रही हूँ और ना ही मैंने खाना खाया है, खाना तो मैं कभी कभी हवेली में भी खा लिया करती थी, उन्हें यही लगा होगा कि खाना तो मैं खाकर आई हूँ, मगर आते ही कमरे में जाना उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा था। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर यही सोचती रही थी कि क्या संजय सच कह रहा है। वो मुझे शहर भेजने की बात कर रहा है और कह रहा है कि वहाँ जाकर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी जहाँ पर मुझे रहने की और खाने की व्यवस्था भी दी जाएगी, मगर वहाँ मैं अपनी दादी को साथ लेकर नहीं जा सकती और इस बारे में मुझे किसी को बताना भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं नौकरी करने के लिए शहर चली ही जाऊँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरी दादी इतनी उम्र होने के बावजूद भी इतनी मेहनत करती हैं। मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं जवान हूँ, मुझे उनका सहारा बनना चाहिए। इस उम्र में मैं भी उनसे काम करवाती हूँ। कभी दादी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई तो फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, इसलिए मुझे खुद को मजबूत करना होगा। मैंने सोच लिया था कि मैं शहर ज़रूर जाऊंगी और वहां जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। सुबह भी मैंने दादी से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी। बार बार मेरा ध्यान मुखिया जी के बेटे संजय की कही गई बात पर जा रहा था। दादी कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, कल से देख रही हूँ बड़ी खामोश हो। मैंने देखा दादी आज मुझे बड़ी कमज़ोर लग रही थी। मैंने कहा, दादी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो दादी कहने लगी कि कुछ नहीं बेटा, कल रात से जाड़ा बुखार आ रहा है, वेद से जाकर दवाई ले आई थी, अब ठीक हो गई हूँ। तुम बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो मैंने दादी से कहा कि दादी मैं परेशान नहीं हूँ और अब आपको भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारी परेशानी के दिन ख़त्म होने वाले हैं। दादी कहने लगी, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा कैसे होगा? मैं दादी को बताने ही वाली थी कि मैं शहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अपने कहे हुए शब्दों को फ़ौरन ही अपने मुंह में दबा लिया था और दादी से कहा कि आपको वक्त पर पता चल जाएगा। आज तो मैं हवेली में काम करते करते संजी के उठने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं 9 बजे तक उनकी हवेली में आ जाती थी, जबकि यहाँ के लोग दोपहर के 12 बजे तक ही सोकर उठते थे। जब संजय सोकर उठ गया तो मैं उसके कमरे में गई। वो मुझे देखकर कहने लगा कि कल मैंने जो तुम्हें बात बताई थी उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? मैंने उसकी बात पर सोचते हुए कहा कि संजय मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, तुम अपने दोस्त से कहकर मेरा शहर जाने का बंदोबस्त करवा दो। उसने कहा, अच्छा ठीक है। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ था। वो कहने लगा कि मेरा दोस्त कल रात ही तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा।
मैंने कहा, अब तो मैं दादी को ये सब बता सकती हूँ ना। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं, तुम किसी को अभी कुछ मत बताना। मैं जानता हूँ कि कोई भी नहीं चाहेगा कि तुम शहर जाकर कामयाब बनो। तुम्हें खामोशी से ही यहाँ से जाना होगा, और जब तुम वहाँ जाकर कामयाब हो जाओगी, ढेर सारे पैसे कमाने लगोगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन मेरी दादी मुझसे बदगुमान हो जाएंगी, वो मुझे गलत समझने लगेंगी। अगर मैं उन्हें बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लूँगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। वो कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तुम पैसे कमाने लगोगी तो सब लोग ठीक हो जाएंगे। किसी की मजाल नहीं है कि कोई तुम्हें गलत कह सके। तुम जानती हो ना कि पैसे में कितनी ताकत होती है, तो फिर कोई तुम्हें कैसे कह सकता है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। तुम खामोशी से मेरे दोस्त के साथ यहाँ से शहर के लिए निकल जाना। अगर कोई पूछेगा कि तुम कहाँ गई हो, तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम शहर चली गई हो किसी ज़रूरी काम के लिए। मेरी बहनों ने तुम्हें अपने ज़रूरी काम के लिए घर की नौकरानी के साथ भेज दिया है। इस तरह कोई तुम्हें बुरा भी नहीं समझेगा, और जब 1 महीने बाद तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मेहनत की कमाई आएगी, तो फिर तुम यहाँ आकर अपनी दादी को सब कुछ बता देना। तुम्हारी दादी पैसे देखकर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। संजय की बात सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया था, और मैंने उसकी बात का यकीन कर लिया था। उसकी कही एक एक बात मुझे सच लग रही थी, इसलिए मैंने उसके कहने पर घर से भागने का प्लान बना लिया था। मैं घर से किसी गलत काम के लिए नहीं भाग रही थी, क्योंकि मेरे दिल में कोई भी बुराई नहीं थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं। ये रात तो जैसे तैसे गुजर गई थी, मगर अगली रात मुझे 4 बजे तक अपने गांव से निकलकर शहर पहुंचना था। संजय ने मुझे एक छोटा सा मोबाइल दिया था और कहा था कि रात के समय इस मोबाइल पर तुम्हारे पास कॉल आएगी। जैसे ही कॉल आए तो मौका देखकर घर से निकल जाना, और गांव के मेले वाले मैदान में तुम्हें एक लड़का मिलेगा। उसके पास बड़ी सी गाड़ी होगी, उस गाड़ी में बैठ जाना, वो तुम्हें शहर पहुंचा देगा। मैंने उसकी बात मान ली थी। दादी भी गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने अपनी दादी को उस दिन बड़ी बेसब्री से देखा था, और मन ही मन दादी को भरोसा दिलाया था कि अब हमारी गरीबी भरी ज़िंदगी हमसे दूर होने वाली है, बल्कि हमारी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया, मैं घर से निकल गई, और फिर मुझे वो लड़का भी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर शहर के लिए ले आया था। शहर आते आते हमें लगभग 7-8 घंटे लग गए थे। मैंने संजय के दोस्त से कहा भी था कि हमें इतना समय क्यों लग रहा है, तो वो कहने लगा, क्योंकि हम बहुत दूर जा रहे हैं। जहाँ तुम्हारी नौकरी लगेगी वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर है। उसकी बात पर मैं खामोश बैठ गई थी। चलते चलते काफ़ी समय हो गया था। फिर जब गाड़ी रुकी तो मुझे पता चला था कि हम बंगाल आ गए हैं। यहाँ पर उतरते ही मेरी आंखों के सपने चमकने शुरू हो गए थे। उसने मुझसे वो मोबाइल ले लिया था जो मुझे संजय ने दिया था, और फिर उसके बाद वो मुझे एक बड़े से बंगले में ले गया। यहाँ पर मैं बड़ी हैरानी से देख रही थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ नौकरी करनी होगी। आखिर ये कौन सी नौकरी थी जिसमें मुझे ढेर सारे पैसे कमाने थे। मैंने सोचा शहर में तो बहुत सारी नौकरियाँ होती हैं। संजय ने अपने दोस्त से किसी न किसी नौकरी के लिए तो मेरा बंदोबस्त करवाया ही होगा। उसने मुझे कमरे में बैठने के लिए कहा था। मैं उस कमरे में बैठ गई थी और वहाँ पर बैठकर काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, मगर वहाँ पर कोई नहीं आया था। जब कुछ देर गुजरी तो वहाँ पर एक औरत आई थी। उस औरत ने मुझसे कहा कि जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो, ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, साहब आते ही होंगे। उसकी बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। मैंने कहा, मुझे कपड़े क्यों पहनने हैं, मेरे कपड़े तो बिल्कुल ठीक हैं। तो वो कहने लगी, कपड़े ही नहीं पहनने हैं, थोड़ा सा मेकअप भी कर लेना, अच्छे से तैयार हो जाओ ताकि साहब को तुम पसंद आ जाओ। मैंने कहा, कौन से साहब? तो वो कहने लगी, अरे क्यों इतनी मासूम बन रही हो, रात होने वाली है, तुम्हें साहब के बिस्तर की रौनक बनना है। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो? वो कहने लगी, हाँ अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। उसकी बातों पर तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं कहने लगी, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। वो लड़का कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आया है? वो बोली, वो लड़का तो ना जाने कब का चला गया और तुम्हारी कीमत भी लेकर जा चुका है। अब तुम्हें ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। ये कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो जाओ और साहब के कमरे में चलना, साहब को खुश कर देना। साहब बड़ी दूर दूर से लड़कियों को बुलाते हैं। साहब को गांव की मासूम लड़कियां बहुत पसंद होती हैं, इसीलिए तुम्हारी बहुत ज़्यादा रकम दी गई है। सुना है कि तुम भी बहुत दूर के गांव से आई हो।
देखने में तो बहुत खूबसूरत हो। अगर साहब तुमसे खुश हो गए तो तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे, क्योंकि पहले ही वो डीलर को तुम्हारी अच्छी खासी कीमत दे चुके हैं। मैंने कहा, कौन डीलर, कौन से साहब? तो वो कहने लगी, ये बंगला जिस आदमी का है उसने तुम्हें उस लड़के से ख़रीदा है जो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया। उसको ढेर सारे पैसे दिए गए। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। तो वो कहने लगी कि यहाँ पर आने वाली लड़की जब तक साहब के साथ रात नहीं गुजार लेती तब तक यहाँ से नहीं जाती। उस औरत ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो नखरे क्यों दिखा रही हो। उसने मुझे तैयार किया और वो ज़बरदस्ती मुझे कमरे के अंदर ले गई। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ घर की हूँ, मुझे तो यहाँ नौकरी करने के लिए कहा गया था। वो औरत कहने लगी कि साहब को खुश करना ही यहाँ पर हर लड़की की नौकरी होती है, क्योंकि हर लड़की को नौकरी का झांसा देकर ही यहाँ पर बुलाया जाता है। उस औरत ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और तैयार होने के बाद उसने मुझे उस कमरे में भेज दिया था जहाँ पर वो दरिंदा पहले से ही मेरी इज्जत ख़राब करने के लिए बैठा हुआ था। ये वही इंसान था जो लड़कियों को दूसरे शहरों से मंगवाया करता था ताकि उनके साथ अपनी हवस पूरी कर सके। कुछ लड़कियां गांव से आती थी तो कुछ लड़कियां अलग अलग शहरों से लाई जाती थीं। इसे नई नई लड़कियों का चस्का लगा हुआ था। उस रात ये मुझे अपने बिस्तर की रौनक बनाना चाहता था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन यहाँ पर मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। मैं समझ गई थी कि मुझे यहाँ पर नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया है और इस काम में मुखिया जी का बेटा भी शामिल है, क्योंकि उसने ही तो मुझे अपनी बातों में लिया था। वो लड़का उसका कोई दोस्त नहीं, बल्कि वो एक डीलर था जो लड़कियों को मालिक तक पहुंचाने का काम करता था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। सारी रात वो मेरे साथ इतनी बेरहमी से मेरी इज्जत के साथ खेलता रहा कि मुझसे अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे रह रहकर अपनी दादी का ख्याल आ रहा था कि अगर उनको पता चल गया कि उनकी पोती ने ऐसा किया है तो वो जीते जी मर जाएंगी। मैं संजय की बातों में आकर बहुत पछता रही थी। उसने मुझे नौकरी के हसीन सपने इसीलिए दिखाए थे ताकि वो पैसों के लिए मुझे यहाँ पर बेच सके। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। एक ही रात में उसका मुझसे दिल भर गया था, इसलिए उसने दूसरे डीलर से कहा था कि इसे इसके ठिकाने पर पहुंचा दो। मेरा इससे मन भर गया। आज के लिए दूसरी लड़की का बंदोबस्त किया जाए। ये बहुत बड़े घर में रहता था। सुना था कि ये बंगाल का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना इसका शौक है, इसीलिए ये अपने पैसों को लड़कियों की इज्जत पर लगाता था और हर रात एक नई लड़की की ज़िंदगी ख़राब करता था। मुझे मेरे ठिकाने पर पहुंचाने का मकसद ये था कि अब मैं इसके काम की नहीं रही थी, इसलिए अब मुझे दूसरी जगह बेच दिया जाए। इसका ड्राइवर मुझे दूसरे आदमियों के पास बेचने के लिए ले जा रहा था जो फिर से मेरी इज्जत को तार तार कर सकें, मगर मैं चाहती थी कि मैं किसी भी तरह मौका देखकर यहाँ से भाग जाऊँ। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं चलती हुई गाड़ी में बैठी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। उसने गाड़ी रोकी और वो कहने लगा कि गाड़ी में ही बैठे रहना, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैंने उसको धक्का दे दिया। वो पीछे की तरफ जाकर गिरा था और मैंने जल्दी से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भाग लगानी शुरू कर दी। मैं दौड़ती चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। इस समय मुझे यहाँ से भागना था। वो ड्राइवर मेरा काफ़ी दूर तक पीछा करता रहा, क्योंकि उसे मुझे पकड़ना था। वो जानता था कि अगर मैं यहाँ से निकल आई तो सबको सब कुछ बता दूंगी। मैं काफ़ी दूर तक भागते भागते चली आई थी। मैं जब जब पीछे मुड़कर देखती तो ड्राइवर मेरे पीछे पीछे ही भाग रहा था। एक जगह मुझे छुपने के लिए दिखाई दे गई थी, इसलिए मैं वहाँ पर खामोशी से छुप गई और वो ड्राइवर भागते हुए आगे बढ़ गया था। मेरी जान में जान आई थी। कुछ समय तक तो मैं वहीं पर बैठी रही थी और अपनी किस्मत को रोती रही। थोड़ी देर गुजरी तो मैं वहाँ से निकलकर इधर उधर भटक रही थी, क्योंकि आज तक मैं कभी इस शहर में नहीं आई थी, इसलिए मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पर कौन सी जगह कहाँ पर है। फिर मैंने एक औरत से पूछा कि यहाँ रेलवे स्टेशन कहाँ पर है ताकि मैं अपने गांव जा सकूं। उसने मुझे रेलवे स्टेशन के बारे में बता दिया था। इसी तरह लोगों से रास्ता पूछते पूछते रेलवे स्टेशन तक पहुँच गई थी और ट्रेन में बैठकर मैं अपने गांव तक आ गई।
बंगाल से लेकर अपने गांव तक आने का सफ़र मेरे लिए बहुत लंबा और मुश्किल रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मुझे डर था कि मुझसे कोई टिकट ना मांग ले, इसीलिए मैं ट्रेन के टॉयलेट में जाकर छुप गई थी। और फिर जैसे ही मैं अपने गांव पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे घर के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और मुझे ज़ोर ज़ोर से लोगों के रोने की आवाज़ आ रही है। लोग मेरा नाम लेकर मुझे बुरा भला कह रहे थे। जैसे ही मैं घर के अंदर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ही मेरी दादी की अर्थी रखी हुई थी। दादी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। दादी को देखते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी, मगर गांव वालों ने मुझे मेरी दादी से मिलकर रोने भी नहीं दिया। गांव वाले कहने लगे कि तुम्हें इस गांव से निकाल दिया गया है। मैंने कहा कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है? तो वो कहने लगे कि रात के अंधेरे में तुम एक लड़की के साथ भाग गई और अब यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हारी दादी ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तुम उन्हें नहीं मिली तो मुखिया जी के बेटे ने बताया कि उसने तुम्हें रात के अंधेरे में किसी लड़की के साथ बड़ी गाड़ी में बैठते हुए देखा था। इसका मतलब यही था कि तुम उस लड़की के साथ भाग गई हो। ये सदमा तुम्हारी दादी बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से चली गई। तुम्हारी दादी ने 2 दिन तुम्हारे बिना कैसे गुजारे ये तो वही औरत जानती है, जिस औरत ने तुम्हारा इतना साथ दिया, माँ बनकर तुम्हारी परवरिश की, और तुमने उसके साथ ही इतना गलत किया। लोगों की ये बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। अब मैं उन्हें अपनी बदकिस्मती के बारे में क्या बताती। गांव के लोगों का कहना था कि हम तुम्हें गांव से निकाल रहे हैं। ऐसी लड़की गांव में नहीं रह सकती जो अपना मुंह काला करके आई हो। मैंने गांव के लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर लोगों ने मुझे धक्का देकर निकालना शुरू कर दिया। फिर मुझे मुखिया जी के बारे में याद आया कि एक बार उन्होंने हमारी मदद की थी। मैंने कहा मैं गांव से खुद चली जाऊंगी, मगर मुझे मुखिया जी से मिलना है। मैं एक बार मुखिया जी से मिलकर बात करना चाहती हूँ। मुझे मुखिया जी से बात करने की इजाज़त दे दी गई थी। मैं मुखिया जी की हवेली पर गई। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मुझे देखकर मुखिया जी को भी गुस्सा आया था, क्योंकि उनके बेटे ने उन तक भी ये खबर पहुंचा दी थी कि मैं किसी लड़की के साथ भाग गई हूँ। मैं जाते ही मुखिया जी के पैरों में गिर गई और उनको सब कुछ बता दिया कि उनके बेटे की ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुखिया जी कहने लगे, तुम अब हमारे बेटे पर आरोप लगा रही हो। हमने एक समय में तुम्हें और तुम्हारी दादी को बचाया था, आज तुम हमें उसका सिला ये दोगी? मैं मुखिया जी के पैरों में गिरकर बस यही कहे जा रही थी कि मेरे साथ वहाँ बहुत गलत हुआ। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग आई हूँ, लेकिन ये सब कुछ करने वाला आपका बेटा ही है। जिस आदमी के हाथों उसने मुझे शहर तक पहुँचाया था, वो आदमी मुझे बंगाल के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बंगले में ले गया था। उसने सारी रात मेरी इज्जत खराब की। उसका यही काम है। वो नई नई लड़कियों को अपने बिस्तर की रौनक बनाता है। आपके बेटे ने पैसों के लिए ये सब कुछ किया। मुखिया जी ने कहा था कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? मुखिया जी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और सोच में पड़ गई थी कि मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? कैसे उस दरिंदे का सच सामने लेकर आऊं जो उनका अपना बेटा है? मैं अपनी किस्मत पर बिलख बिलख कर रो रही थी। उधर गांव वालों ने मेरी दादी का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुखिया जी ने नौकरों से कहा था कि इसे हवेली से निकाल दो, यह हमारे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। नौकरों ने आकर अभी मुझे हाथ ही लगाया था कि अचानक मुखिया जी की छोटी बेटी, जिन्हें मैं छोटी दीदी कहा करती थी, वो सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि पिताजी, रागिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। रागिनी के साथ ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि भैया ने किया है। भैया ने ही उसे शहर जाने का लालच दिया था और उससे कहा था कि वो उसे शहर में अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, जहाँ पर वो बहुत पैसा कमाया करेगी। ये बेचारी यहाँ से इसलिए गई थी ताकि अपने घर की स्थिति सुधार सके, इसलिए नहीं कि इसकी इज्जत खराब की जा सके। ये तो भोली है, इसे तो कुछ पता भी नहीं है। मैं ये सब कुछ इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने इसे भैया के साथ उस दिन बातें करते हुए सुना था, जब भैया इससे बार बार कह रहे थे कि शहर जाकर नौकरी करोगी तो कामयाब हो जाओगी। मगर मुझे ये नहीं पता था कि भैया इसको कोई नौकरी नहीं दिलवा रहे, बल्कि इसको शहर में बेचना चाह रहे हैं, जिससे उनको पैसे मिलेंगे। सच्चाई तो मुझे तब पता चली जब गांव में ये खबर उड़ी कि ये किसी लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि भैया ने ही उड़ाई थी। मैं तभी समझ गई थी कि भैया ने खुद ही तो रागिनी को शहर भेजा है, तो अब भैया उसको बदनाम क्यों कर रहे हैं। छोटी दीदी ने अपने पिता को जब ये सब कुछ बताया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलवाया और अपने बेटे पर जब मार लगाई तो उनके बेटे ने सारी सच्चाई उगल दी थी। मुखिया जी पूरे गांव के सामने शर्मिंदा होकर रह गए थे कि एक अनाथ लड़की के साथ
उनके बेटे ने कितना गलत किया। मैंने मुखिया जी से कहा था कि मुखिया जी, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मेरे साथ इंसाफ करो। क्या मैं इस गांव में इसी तरह जिंदगी गुजारती रहूंगी? मुखिया जी कहने लगे कि तुम्हारे साथ इंसाफ ज़रूर होगा। वैसे तो हमारे बेटे की बहुत बड़ी सज़ा है, लेकिन ये सब कुछ इसने तुम्हारे साथ किया तो यही तुम्हारी इज्जत का रखवाला बनेगा। मुखिया जी की बात सुनकर मैं उन्हें फटी फटी नज़रों से देख रही थी, जबकि उनके बेटे का भी कुछ यही हाल था। मुखिया जी कहने लगे कि हम तुम्हारी अपने बेटे के साथ शादी करवाएंगे, ये तुम्हारा पति बनेगा और तुम्हें इस घर में और इस पूरे गांव में इज्जत दिलवाएगा। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो हम इसे इस गांव से निकाल देंगे और इससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। जब ये बात संजय ने सुनी तो वो अपने पिता के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत करना, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं रागिनी को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने रागिनी के साथ बहुत गलत किया। मैंने ऐसा सिर्फ पैसों के लालच में आकर किया था, क्योंकि आप हमेशा यही कहते थे कि मैं कोई काम नहीं करता। मैंने सोचा कि आपको थोड़े पैसे कमाकर दे दूंगा तो आप खुश हो जाओगे। मुखिया जी कहने लगे कि अगर पैसे गलत तरीके से कमाओगे तो मैं कभी भी तुमसे संतुष्ट नहीं होऊंगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। इस तरह मुखिया जी ने पूरे गांव के सामने मेरी शादी अपने बेटे के साथ करवा दी थी। मैं संजय की पत्नी बन गई थी। उसने मुझसे भी माफ़ी मांगी थी और मुझे भरोसा दिलाया था कि वो अपनी गलती का पश्चाताप ज़रूर करके रहेगा। संजय अपने पिता से बहुत डरता था। उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं वापस भागकर भी आ सकती हूँ, क्योंकि डीलर ने उसे भरोसा दिलाया था कि आज तक जितनी भी लड़कियाँ उसने बेची हैं, ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो वापस लौट कर आई है। या तो उन लड़कियों को मार दिया जाता है या फिर वो लड़कियां आज भी वहां पर काम कर रही हैं। उसे लगता था कि मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैं वापस आ गई थी। छोटी बड़ी दीदी ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मैं उनकी भाभी बन गई थी। वो बहुत खुश थी, मगर मुझे अपनी दादी के मरने का बहुत अफसोस था। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होता चला गया। भगवान ने संजय के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दी थी और अब मैं संजय की पत्नी बनकर इस गांव में सर उठाकर जीती हूँ। मैंने संजय को माफ़ कर दिया था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मगर मुझे गुस्सा तो उस आदमी पर आता है जिसका शौक लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना है। मैं तो वहाँ से जैसे तैसे भाग निकल आई, मगर मैं उन लड़कियों के बारे में सोचती हूँ जिनको वो दरिंदा अपनी हवस मिटाने के बाद दूसरे लोगों के हवाले कर देता है। उन लड़कियों के साथ क्या होता होगा? क्या उन्हें मार दिया जाता होगा, या फिर वो हर रात इसी तरह से अपनी इज्जत को ख़राब करवाती रही होंगी? भगवान जाने उनके साथ क्या होता है, लेकिन मेरे साथ तो सब कुछ ठीक हो गया था। भगवान उस दरिंदे को भी एक दिन सज़ा ज़रूर देगा जो भोली भाली लड़कियों की इज्जत का फ़ायदा सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए उठाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।